देखिए, जो लोग मेरे पेड समूह में हैं उनका मैंने एक ग्रुप बना रखा है, श्री भगवती कृपा के नाम से, टेलीग्राम पर। यहाँ मैं प्रतिदिन के नोट्स और वीडियो भेजती हूँ। तो ये जानकारी मैंने को उनको भी देनी थी जो हमारी पेड ग्रुप में शामिल हैं, और जिनको नोट्स वगैरह चाहिए उनको भी देनी थी। ठीक है। तो अब यहाँ से हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। कल हमने आपको एक वो दिखाया था कि इसमें वैसे तो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र को मतलब प्रत्येक 3 नक्षत्र को के एक स्वामी होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण देती हूँ, बृहस्पति विशाखा के स्वामी हैं, पूर्व भाद्रपद के स्वामी हैं, और जो एक और नक्षत्र है पुनर्वसु, उसके स्वामी हैं। इसी प्रकार जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो रोहिणी, हस्ता और श्रवण के स्वामी हैं। तो पहले तो हम क्रम पूर्वक 27 नक्षत्र याद कर लेंगे। ठीक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि। फिर हम ये याद कर लेंगे कि कौन किसका स्वामी है। जैसे हमने देखा, अश्विनी का, मघा का और मूल का स्वामी केतु है। ठीक है, इस प्रकार से भी याद कर लेंगे ताकि हम जब फलित करें तो हमें आसानी हो कि कौन किस नक्षत्र पर बैठा है। ठीक है, मतलब कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पर बैठा है ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि चंद्रमा इन इन नक्षत्रों पर बैठा होता है तो फल कथन में आसानी है कि भाई हाँ, इस प्रकार से ये अच्छा फल देगा। क्योंकि जो नाड़ी ज्योतिष से देखते हैं या नवमांश से देखते हैं, तो उसमें एक सटीक फल कथन के लिए आवश्यक है कि हमें नक्षत्रों का सही सही ज्ञान हो। तो इनको आप याद करो, कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि राशियां हैं, राशि स्वामी हैं, भाव कौन से हैं, भाव स्वामी कौन से हैं। ठीक है, किस किस की कौन कौन सी दृष्टि है, और कुछ ये सब जब, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और ये हमें याद होंगी तो हमारी फल कथन में हमें आसानी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अब फिर उसके बाद हम याद करेंगे कि किस ग्रह की कितना दशा का अंतराल है। विंशोत्तरी जो दशाएं होती हैं, जैसे केतु की 7 वर्ष की हो गई, शुक्र की 20 वर्ष की हो गई। अब यहाँ पे क्रम भी दे रखा है, केतु के बाद शुक्र की आती है, शुक्र के बाद सूर्य की, सूर्य के बाद चंद्र की, चंद्र के बाद मंगल की, मंगल के बाद राहु की, और फिर गुरु की, और फिर शनि और बुध की, इस प्रकार से। तो ये हमें क्रम भी याद रहेगा कि भाई अच्छा, तुम्हारी केतु की दशा चल रही है तो इसके बाद शुक्र की दशा आने वाली है। अगर उसका जीवन है और वो आगे मतलब जीवित है तो इसके बाद शुक्र की दशा आएगी। इस प्रकार से अब किसी का जन्म किसी भी दशा में हुआ हो, लेकिन दशाओं का क्रम यही रहेगा। मानो किसी का जन्म बृहस्पति की दशा में हुआ है, तो उसके आगे की जो दशा होगी वो शनि की होगी, फिर बुध की होगी, फिर केतु की होगी, फिर शुक्र की होगी। तो इस प्रकार हम क्रम पूर्वक बढ़ते रहेंगे, और हम इनको किस विंशोत्तरी दशा का कितना अंतराल है उसके हिसाब से हम जो है क्या कहते हैं, याद कर लेंगे कि इनका इतना अंतराल है और इतने समय आपकी ये दशा रहेगी। और उसमें जो अन्य ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर चलेगा उसके आधार पर फल कथन करेंगे। ठीक है, चंद्र गणना के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर जो ये विंशोत्तरी दशाएं दर्शाई जाती हैं वो जो है क्या कहते हैं, दशाएं देखी मतलब विंशोत्तरी दशाएं जो है नक्षत्र के आधार पर होती हैं, और हम उससे देख करके बताते हैं कि अमुक घटना उस टाइम घटित होगी। ठीक है, सटीक फल कथन के लिए ये आवश्यक है कि हमें कुछ चीजें याद रहें। जैसे कि कौन कौन सा उनका स्वामी है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर उनका मैंने बोला था कि जो हमारी 12 राशियां हैं उनको अपने पूर्वों पर गिनकर इस प्रकार याद कर लो, और फिर हमें ये भी पता हो कि किस पूर्व पर कौन सी राशि आ रही है। ठीक है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, अब कर्क दूसरे, मतलब जो हमारी दूसरी मिडिल फिंगर है उसकी उसके प्रथम उस पर आ रही है, पूर्व पर। ठीक है, पूर्वा कहेंगे या जो भी आप कहते होंगे। तो इस प्रकार से हम उसको चर अचर द्विस्वभाव, चर अचर द्विस्वभाव, या चर स्थिर द्विस्वभाव। द्विस्वभाव से तात्पर्य है जो कि चर और स्थिर दोनों प्रकार के गुणों से संपन्न है ऐसी राशि। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कहीं 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 इसकी आवश्यकता होती है कि भाई चर राशि पर बैठा है वो ग्रह, ये विषम राशि पर बैठा है। तो वहां पे जब हम उन चीजों को पढ़ेंगे तो वहां हमें ये चीजें आसानी होंगी, और राशियों के स्वामी ज्ञात हों। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको ये पढ़ा रहे थे ग्रहों के बारे में। ठीक है, ग्रहों ग्रहों के बारे में मतलब जैसे कि सूर्य है, जहाँ कहीं मंदिर है ऐसा कहते हैं कि वो सूर्य का स्थान है। ठीक है, जलीय तत्व से हमें पता चलता है कि ये चंद्रमा है। मंगल, आग्नेय। अच्छा, एक चीज है, मतलब ये इनका स्थान है, मतलब कहने का मतलब है ना कि जैसे हम कहते हैं कि भाई
वैसे तो जो है क्या कहते हैं, मैं कल दिशाओं को पढ़ा रही थी और मैंने एक बात भी कही थी कि नैऋत्य कोण में जो है जलाशय नहीं होना चाहिए या पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस घर की महिला बीमार रहेगी या फिर कुछ ऐसा होगा कि कोर्ट कचहरी में घूमना पड़ेगा। और आप ये यकीन करके जानिए, ये आप ऐसे घरों का सर्वे करना कि जहाँ नैऋत्य कोण में पानी की टंकी रखी हो, तो आप जरूर ऐसी चीजें पाएंगे। अब कल एक बात भी और हुई थी कि जैसे मैं हम भी बहुत सारी वर्कशॉप में जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम संस्कृत के हैं तो हमारे कहीं ना कहीं से हमें कोई लिंक मिल जाता है। और क्योंकि ज्योतिष विशेष में रुचि है, तो एक पहुंचे हुए विद्वान ने ही ये बताया था कि जो है नैऋत्य कोण में अगर धन रख दो, जैसे किसी का धन खर्च हो रहा हो, तो वहां वो चिपक जाता है, या वहां कोई भी वस्तु रख दो तो वहां चिपक जाती है। लेकिन हमने अपने अनुभव के आधार पर उसे नहीं कसा। यानी मेरे हस्बैंड वहां पैसे रखते हैं, लेकिन उनके तो पैसे खर्च हो जाते हैं, मैंने तो नहीं देखा कि वहां पर पैसे टिक रहे हैं। हम तो जो है मतलब मैं जो मेरा विचार है ईशान कोण में रखती हूँ मैं तो, या उत्तर दिशा में रखती हूँ जहाँ लड़की लक्ष्मी का वास है। लेकिन अगर आपको फिर भी सटीकता चाहिए तो आप पराशर होरा शास्त्र में पढ़िए, वहां पर शकुन शास्त्र भी है, वहां वहां पर आपको वास्तु भी मिल जाएगा। अब हम लाल किताब से पढ़ रहे हैं, अन्य अन्य विधाओं से पढ़ रहे हैं, अन्य अन्य विद्वानों को हमने सुन लिया, लेकिन क्या होता है कि फिर वो जब तक हम उससे फिर अपने अनुभव की कसौटी पे न कसें, तो फिर वो हमारे लिए अधूरा ज्ञान होगा। ठीक है। तो जो चीज मेरे अनुभव की कसौटी पर कसी हुई थी वो मैंने बता दी, जबकि ये बात तो मैंने एक पहुंचे हुए विद्वान से सुनी थी। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कि आप नैऋत्य कोण में पैसे रख रहे हैं तो क्या वो टिक पा रहे हैं। बल्कि ये कहते हैं कि नैऋत्य कोण में तो जो है ना, कोशिश करो कि कुछ सामान रख दो, और जो ईशान कोण है, उत्तर दिशा है, वहाँ साफ सफाई रखो, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी का वास है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का वास है। अगर वहाँ कभी शौचालय बना लिया तो बहुत दुखदाई घटनाएं घटेंगी। इसलिए जो ईशान कोण में शौचालय या गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य, या कोई ऊंचा लिंटर सा बना रखा, उस पर बहुत सारा सामान रख रखा है, तो क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा घर में आ ही नहीं रही। और जब भाई क्या है कि हम नेगेटिव एनर्जी के अंगेंस्ट नहीं लड़ सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसके अंगेंस्ट में एक सकारात्मक ऊर्जा को खड़ा कर सकते हैं, जो उसको जो है क्या कहते हैं, कमजोर बना देती है। और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जी सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे याद आती हैं तो बता देती हूँ। जब हम बढ़ते हुए क्रम में आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको जो है वास्तु भी पढ़ाऊंगी, सामुद्रिक शास्त्र भी पढ़ाऊंगी। और जो मेरा प्रथम सोपान है वो तो पूर्णतः निःशुल्क ही रहेगा। वहां हम किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे। जो पेड समूह में छात्र शामिल हैं, उनको हम जो नियमित के नोट्स हैं या वीडियो हैं वो भेज रहे हैं, तो उसका मैंने चार्ज रखा हुआ है। वो एक आप सेवा भाव से उस हमारी संस्था के लिए दे सकते हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए, लेकिन वो स्वैच्छिक है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ग्रहों की ऋतुएं भी दे रखी हैं, स्वाद भी दे रखा है। सूर्य के बारे में बताया है कि सूर्य राजा है, चंद्रमा मंत्री है, मंगल सेना, मैं जो मेन मेन चीजें हैं वो बता रही हूँ आपको। मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, गुरु और शुक्र सलाहकार है। क्योंकि ये कहते हैं, जो हमने अपने गुरुजनों से भी सुना था, कि जो शुक्र है ना, वैसे तो गुरु से बेस्ट कोई है ही नहीं। गुरु अपने आप में एक सकारात्मक है और बहुत भावों का मतलब कई सारे भावों का कारकत्व रखते हैं, और गुरु की दशा आने पर कोई ना कोई लाभ होता है। लेकिन अगर हम शुक्र को देखें ना, जो शुक्राचार्य जो असुरों के देवता कहे जाते हैं या असुरों के गुरु कहे जाते हैं, तो उनके पास तो एक कला और अधिक है। यानी शुक्र अगर किसी के लगन में सही स्थिति में बैठ गया, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है। वो उससे कुछ भी करवा लो, उससे दुकान खुलवा लो, उससे ट्यूशन पढ़वा लो, टीचिंग करवा लो, उससे कोई भी XYZ बिजनेस करवा लो, वो हर काम में परफेक्ट मिलेगा आपको। शुक्र शुक्र प्रधान व्यक्ति, ठीक है। अगर उसकी वृषभ राशि हो, या खासकर जिसके लगन में शुक्र बैठा हो, वृषभ लगन हो और शुक्र लगन में बैठा हो, तो आप उससे घरेलू काम करवा लो, उससे दुकान खुलवा लो, उससे ट्यूशन पढ़वा लो, उसे बिजनेस में डाल दो, वो कहीं भी बंदा जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र एक अधिक कला संपन्न है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से आप कहेंगे आप कौन सी अधिक कला हो गई। जो मेरा खुद का मत है वो बता रही हूँ। कि जैसे एक होती है ना तंत्र विद्या, आपने सुनी होगी। तंत्र विद्या से मतलब है जो एक चमत्कारिक शक्तियां, जो एक हर देवी देवता का एक सौम्य स्वरूप होता है और एक रौद्र स्वरूप होता है। तो रौद्र शक्ति की आराधना करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है। तो वो दैवीय और चमत्कारी या इन कलाओं से तंत्र इत्यादि से संपन्न होता है शुक्र प्रधान व्यक्ति। मतलब किसी भी कार्य में डाल दो वो बंदा कर लेता है। तो इसलिए उसको कहा गया है कि भाई शुक्र है लगन में है तो भाई ये तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, और इसे किसी काम में डाल दो कर लेगा। ठीक है।
आगे चलते हैं। शनि और सलाहकार भी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति, गुरु से प्रधान व्यक्ति और शुक्र प्रधान व्यक्ति आपको सही सलाह देगा। आपने देखा होगा ना, जैसे मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। हमारी कक्षा में 4 लोग आते हैं एनालाइज करने के लिए जन्म पत्री को, लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ प्रशंसात्मक दृष्टि से कह रही हूँ, यहाँ पर मैं एक सामान्य सी बात बता रही हूँ कि मैंने इतने लोगों से कुंडली, अपनी ही कुंडली का एनालाइज करवाया, और मैं स्वयं भी इस विद्या को जानती हूँ कहीं ना कहीं। तो आप सोचिए कि जितना हम अपने बारे में पढ़ते होंगे, सीखते होंगे, या अपनी जन्म पत्री को देखते होंगे, उतना अन्य कोई शायद ना देख पाता होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके जानकार हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जो गुरुदेव हैं, जितना सटीक फल कथन उनका रहा मेरे बारे में, उतना किसी का नहीं रहा। तो ऐसा ऐसा क्यों कि वो इतना सटीक फल कथन करने में समर्थ हो पाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो या तो शुक्र प्रधान व्यक्ति है या गुरु प्रधान है। क्योंकि वह व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार होता है और प्रयत्न करेगा कि उसके मुंह से सच ही निकले। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी मैम। जी मैम, हाँ, आवाज आ रही अगर, जी, अगर लगन में एक कहीं बात बृहस्पति बैठा है, मतलब शेयर केंद्र में कहीं करनी थी। बृहस्पति है, शुक्र है, या बुध वाणी का कारक है, ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा सलाहकार होता है। और केतु प्रधान व्यक्ति भी क्या होता है कि केतु प्रधान व्यक्ति जो होता है, और उसका केतु शुक्र सही अवस्था में है, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति आपको, उसके ऊपर दैवीय कृपा है, वो उसके आशीर्वाद फलित होंगे। अगर आप जानते हो, मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ ना, हम लोग ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि अपने ये जितने भी सोशल मीडिया पे बैठे हैं, क्या कहते हैं इनको, एस्ट्रोलॉजर, ये लोग अपना जो है केतु खराब किए हुए हैं। जबकि क्या चाहिए, केतु खराब किए हुए से मतलब है इनके उपाय पता नहीं फलित। भाई, असली डॉक्टर क्या है? जो अपने पेशेंट को ठीक कर दे। एक असली वकील क्या है? जो अपने क्लाइंट को धर्म पूर्वक जिता दे। ठीक है। तो ऐसे ही असली एस्ट्रोलॉजर क्या है? जो धर्म पूर्वक ज्ञान को बांटे, ज्ञान को ले, और व्यक्ति को ऐसा कोई रास्ता बता दे कि उसका कुभाग्य मिट जाए। क्योंकि कुभाग्य मिटना हर किसी के बस की तो बात नहीं है भाई। इंसान उपाय बता सकता है, लेकिन उसके अगर भाग्य में भोगना प्रारब्ध प्रबल है, तो व्यक्ति उपाय नहीं करेगा। या आपने कोई कॉमन सा उपाय बता दिया, जैसे शनि की 7.5 चल रही है जी, अरे हनुमान जी की पूजा कर लो, वो एक कॉमन उपाय है, वो तो सबको करना ही चाहिए। क्योंकि शनि की जो 7.5 होती है, या शनि की जब दशा अंतराल चलता है, तो उसमें रेमेडीज काम नहीं करती, क्योंकि शनि दंडाधिकारी हैं। वो तो एक तराजू लेकर बैठे हैं। अब उसमें आपका थोड़ा सा पुण्य करेगा क्या, जब हम हमारा पाप प्रबल है तो। लेकिन जो केतु प्रधान व्यक्ति है, और वो एस्ट्रोलॉजर है, तो उसके पास वो दैवीय कृपा विद्यमान है कि उसका बताया हुआ एक जो कहते हैं ना, राख की पुड़िया भी दे दी और काम हो गया। जैसे कि वो नहीं थे, आपने वो सुना होगा, गुरु मच्छेंद्र नाथ और गोरखनाथ की कहानी। ठीक है। तो जो गोरखनाथ थे, उन्होंने क्या कहते हैं, सॉरी, गोरखनाथ नहीं, मच्छेंद्र नाथ। मच्छेंद्र नाथ ने एक बूढ़ी स्त्री को, जिसके संतान नहीं हुई थी, और वो वहां से जा रहे थे, तो वो परेशान थी, क्योंकि भाई हमारे भारतीय समाज में किसी स्त्री के पास संतान ना हो तो उसका जीना मुश्किल बड़ा। और आजकल की महिलाएं तो चलो योग्य हैं, कहीं जॉब कर लेती हैं, लेकिन उस समय तो घर में ही रहती थी पूरे संयुक्त परिवार में। तो उन्होंने उसको एक पुड़िया दी थी। कुछ नहीं था, सिर्फ एक को कुछ अभिमंत्रित कुछ पुड़िया दे दी, और उसने क्या करा, उसके पति ने उससे छीन करके कि तुम जहर खा रही हो, और उससे छीन करके गोबर में फेंक दिया। यानी उसके भाग्य में संतान नहीं थी। प्रारब्ध इतना प्रबल था कि उसे सामने वो मिल गए, क्या कहते हैं, मच्छिंद्र नाथ। उन्होंने पुड़िया भी दे दी, और उसने नहीं खाई। उसने उन्होंने फेंक, उसके पति ने कहा तुम जहर खा रही हो, संतान नहीं हुई तो। और उन्होंने उठा के गोबर में फेंक दी। और फिर बाद में जब 11-12 साल बाद वो वहां से होकर गुजरे, तो उस स्त्री को ध्यान रहा। उसने कहा कि जी, आप तो मुझे दे गए थे पुत्र स्वरूप, मेरे संतान नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने तो फेंक फेंक दी। अब आप आए हो तो मेरा ये दुख दूर करो। उन्होंने कहा तुमने फेंक दी, कहाँ फेंकी? और जब उन्होंने, भाई आपने अगर सुनी हो कहानी, तो जब वो उस गोबर के पास गए और आवाज देके निकाला, तो वहां से 12 वर्षीय युवक निकला, जो कि गोरखनाथ था। यानी उसके भाग्य में 12 वर्ष तक उस बालक को पालना लिखा था, लेकिन उसने नहीं उसको वो रख पाई, या उसके भाग्य में नहीं था। और फिर उसको मच्छेंद्र नाथ जी हैं, गोरखनाथ को अपने साथ ले गए।
संसार का भला करने के लिए। जो ऐसा तपस्वी होगा जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ चमत्कारी विद्या होंगी, और ऐसा व्यक्ति केतु प्रधान होगा और देवगुरु की कृपा युक्त होगा, तभी वह संसार का भला करने में समर्थ होगा। उसकी दी गई आपको द्वारा, मतलब उसके द्वारा दी गई जो उपाय होगा वो फलित होगा, और उस वो व्यक्ति को, अब बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, अभी मैं पढ़ रही थी पेपर में कि कई कई लाख रुपए ले लेते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, और ये बता देते हैं कि भाई तुम्हें तो प्रेत बांधा है, तुम्हें तो ये, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास कभी मत जाना। ठीक है। अपना घर में नित्य कर्म भी आप कर रहे हैं, दीपक जलाओ अपनी कुल देवी देवताओं का, अपने पीपल के नीचे दीपक जलाओ अपने पितरों के नाम का, अपने जो आपके नित्य नैमित्तिक कर्म है वो करो, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। और अगर कोई किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो उसके पास ही जाएं जो लालची ना हो। जिस ब्राह्मण को घर पे बुलाएं आप भोजन के लिए, तो ऐसे ही ब्राह्मण को बुलाएं जो लालची ना हो। अगर आपने लालची व्यक्ति को बुला लिया तो आपका धन तो गया गया, लेकिन लाभ कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज आप ध्यान रखें, जो केतु प्रधान और गुरु प्रधान व्यक्ति होगा उसी की जो है उपाय फलित होंगे। बाकी एस्ट्रोलॉजर तो दुनिया में है, डॉक्टर तो दुनिया में बने हुए हैं, पर किसकी दवाई काम कर रही है ये डिपेंड करता है। चलिए, हमने यहाँ ये इसको बारे में थोड़ी ज्यादा व्याख्या कर दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की इंद्रियां, इसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ग्रहों का कारकत्व हम बता चुके थे। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का, मंगल बल का, बुध वाणी का कारक है। बुध जिसका अच्छा हो, उसकी वाणी अच्छी होगी, उसका पास स्वर होगा। स्वर से मतलब है कंठ अच्छा होगा। अगर पंचम भाव में बैठ गया तो, और मतलब अच्छी अवस्था में बैठ गया बुध, तो समझ लो उसकी पंच सॉरी द्वितीय भाव में, तो उसकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी होगी, उसके पास स्वर संगीतज्ञ वाणी होगी। ठीक है। जैसे हम किसी को बार बार सुनते हैं, जैसे मोहम्मद रफी को सुन रहे हैं हम, तो अभी तक भी सुन रहे हैं, उसके जाने के बाद समझ लो उसका बुध बुध कहीं अच्छा था, उस व्यक्ति को युगों युगों तक लोग सुनेंगे, उसकी वाणी को युगों युगों तक याद रखा जाएगा, तो बुध कहीं अच्छा है। ठीक है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। शुक्र काम वासना इच्छाओं को भी दर्शाता है, काम वासना भी, और इच्छाएं जो सांसारिक इच्छाएं हैं, लग्जरी लाइफ है, उसको दर्शाता है। शनि दुख और पीड़ा का कारक है। जब शनि की 7.5 चलती है तो शनि की दशाएं हैं, तो कहीं ना कहीं से मतलब इंसान डिले होता है चीजों को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, और वो मतलब कहीं ना कहीं वो पीड़ा से ग्रसित रहता है। ठीक है। अब आ जाइए, अगर वो योगकारी अवस्था में है तो लाभ और हानि दो, मतलब लाभ लाभ भी होगा उसको। ठीक है। अब आते हैं रंगों पर। सूर्य का रंग हम उस दिन पढ़ लिए थे, नारंगी है, लाल है, श्याम श्याम वर्ण सा है। चंद्रमा जो है वाइट क्रीम। ठीक है। अगर किसी के चेहरे पर जो है चमकदार तेज है, ठीक है, तो वो चंद्रमा का कारक है, मतलब एक अजीब सी आभा जिसको कहेंगे ना, एक दैवीय तेज सा दिखाई दे, या कुछ आकर्षण है कि वो व्यक्ति बात करता है और वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे देखा ना, कुछ छोटे बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि वो आ गया उसके पास, अभी और बच्चों की भीड़ जमा हो गई और सब उसकी बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य अच्छा है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन पावर है, वो सबको सम्मोहन है, सबको अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है। मंगल लालिमा से युक्त है, जिसके जिसे मतलब गुस्सा आता है, एग्रेशन है, फेस लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें लाल वैसे सूर्य के कारण भी हो सकती हैं, लेकिन मंगल से भी एकदम बहुत जल्दी एग्रेशन, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, तो वो मंगल प्रधान व्यक्ति होता है। बुध का रंग हरा है। ठीक है। अच्छा, बुध को ठीक करने के लिए कहते हैं कि जो हमारी नंदे वगैरह होती है ना, मतलब फीमेल्स के लिए, उनको हरी हरी चीजें, मतलब हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, इस तरह की चीजें जो है ना अपनी नंदों को देनी चाहिए, तो उससे बुध सुख और सौभाग्य की वृद्धि करता है। और जो पुरुष वर्ग हैं वो कन्यादान करें, मतलब कन्यादान से जैसे कहीं विवाह में जाते हैं तो वो कन्याओं को, मतलब जिनके विवाह में जा रहे हैं वहाँ कन्यादान अवश्य करें। पहले के लोग इस चीजों को बड़ा मानते थे कि भाई कहीं से विवाह के लिए कार्ड आया है तो कहीं जाना है या नहीं जाना है, लेकिन कन्यादान जरूर भेजना है, चाहे जो जिसकी सामर्थ्य हो। तो ये चीज ध्यान रखिए, इससे बुध बहुत अच्छा होता है। अगर बुधवार के दिन वो दिख जाते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, किन्नर, उस दिन अगर आप उन्हें कुछ देते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। किन्नरों को आशीर्वाद है कि उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद निरर्थक नहीं जाएगा, और वो सृष्टि के अंत तक रहेगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सुन पा रहे हैं। ये जी, सुन क्या पा रहे आप, हैं आपको? आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी मैडम। जी। चलिए,
देखिए मेरे पास रोज जन्म पत्रियां आती रहती हैं, पर मैं देखने का समय नहीं निकाल पाती। जिन लोगों ने मुझे भेजी है, मैं प्रयास करूंगी कि मैं जन्माष्टमी पे देखूं। और मैं ये भी प्रयास करूंगी कि मैं सप्ताह अंत में एक कक्षा कुंडली एनालाइज जो विश्लेषण होता है उस पर रखी जाए, ताकि जो है लोगों को थोड़ा सा, हालांकि मैं ये बता दूं कि जो लोग जुड़े हैं और सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए जुड़े हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ज्योतिष ये तो हमारा प्रारंभिक स्तर है। जब तक आप चीजों को श्रद्धा से नहीं पढ़ेंगे तो आपको एनालाइज करना नहीं आएगा। जो विश्लेषण करना है वो एक बात की प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग भी आज तक सीख रहे हैं, क्योंकि वो तो अनुभव से आता है। आप जितनी कुंडलियां पढ़ेंगे, जितनी चीजें देखेंगे, जितनी चीजें आपके अनुभव से गुजरेंगी, आप उतना सीखेंगे। तो उसके लिए इतनी शीघ्रता ना करें। हालांकि हम एक कक्षा प्रयास करेंगे कि रखें आपके लिए कि आप विश्लेषण कर सकें, लेकिन होगा क्या कि आप आपसे यही निवेदन है कि आप चीजों को पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दें, पढ़ते जाएं। और जब कक्षा होगी तो अगर किसी का कोई विचार है उस कुंडली को लेके, तो वो अपना विचार भी रखे, ताकि उसे पता पता चले कि वो कहाँ तक पहुंचा, ठीक है, कितना वो सीख पा रहा है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, सूर्य के बारे में पढ़ लिया हमने, शुक्र के बारे में। हाँ, गुरु। गुरु का रंग पीला वर्ण वर्ण है, गुरु को जरूर ठीक रखो भाई। आपने देखा होगा आजकल क्या प्रचलन है कि भाई शुरू शनिवार का दिन है तो काले वस्त्र पहन के जा रहे हैं जो ऑफिशियल लोग हैं, या स्कूल में या वर्किंग प्लेस पर। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि और कुछ पहनो या मत पहनो, हरा और पीला रंग जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि हरे से हमारा बुध अच्छा होता है, बुध बुध हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। और पीला पहनना इसलिए क्योंकि जो गुरु है वो बहुत जगह का कारक है। और गुरु तो चाहे किसी कुंडली में अशुभ अवस्था में हो या शुभ अवस्था में हो, हमको गुरु को जगाना चाहिए, गुरु से लाभ लेना चाहिए। और वो हम कैसे ले सकते हैं? जब हम उस दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ें, हम उस दिन पीत वस्त्र धारण करें, उस दिन हम मतलब जो क्या कहते हैं, गुरु से संबंधित उपाय करें, तो उससे हमें लाभ होगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं और गुरु को चाहिए अपने शिष्य को वह सब कुछ दे दे जो कुछ जानता है। तो जो बात मुझे याद आती है मैं बताती हूँ। जब भी आप अपनी पूजा किया करें ना, तो अगर जैसे गुरु से संबंधित पूजा कर रहे हैं तो गुरु की होरा में करिए। बुध से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बुध की होरा में करिए। जब मैं प्रतिदिन का पंचांग डालती हूँ तो उस पंचांग में आप देखिएगा गुरु की होरा इतने बजे, बृहस्पति की, वो सॉरी, बुध की हो रहा इतने बजे, शुक्र की हो रहा। तो जिससे रिलेटेड काम, फॉर एग्जाम्पल आपको, आप गणित में कमजोर हैं और आपको हिसाब किताब का कोई काम करना है, तो आप बुध की होरा में करिए। और दैट इज द ओनली, वो फ्यू टाइम है उसके लिए कि उस समय उसकी एनर्जी रहेगी एनवायरनमेंट में। अगर आप उस चीज में वीक भी है ना, तो भी आप थोड़े से सटीकता से काम कर पाएंगे। ये एक मैंने बता दिया। जैसे कि मानो हम गुरु के उपाय कर रहे हैं, हम पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा, तो अगर हम गुरु की होरा में करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये एक मैंने बात यहाँ पर आपको बता दी। शुक्र श्वेत है, पारदर्शी है, शनि काला और नीला। लेकिन पता है आजकल क्या होता है, ये जो मैं यूट्यूब पर मतलब जैसे कभी आ जाती है, हम इंस्टा भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, इसमें आपने देखा होगा आजकल लोग तंत्र विद्या की ओर बहुत पढ़ रहे हैं और ये और बताते हैं कि राहु केतु के मंत्रों का जाप करो। लेकिन ये मत करिएगा आप, ये मेरा कहना है, ठीक है। कभी भी तंत्र विद्या की ओर बिना पूछे किसी से मत जाना, और ना ही कभी राहु केतु के मंत्रों का जाप करना। सिर्फ बृहस्पति उपाय इत्यादि आप कर सकते हैं। जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं उनका दान करिए, और जो ग्रह आपके शुभ हैं उनको और शुभ करना है। तो उससे रिलेटेड आप जैसे कि कोई वो पहन लिया, कोई रत्न पहन सकते हैं, वस्त्र पहन सकते हैं, या उस दिन कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं। इस तरह का एक छोटे छोटे क्रियाकलाप आप अपने जीवन में करते रहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म जो है वो पूजा जरूर करिए, ठीक है। घर में बहुत कोई परेशानी है, संकट चल रहा है, और आप उससे चाहते हैं कि कम से कम स्टेबल स्थिति हो जाए, तो आप कम से कम अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करिए और उनका दीपक जलाया कीजिए। जैसे कि हमने एक दीपक जलाया अपने शाम को अपने दरबार में, अपने ईश्वर के नाम का, जो भी आपकी संध्या वंदन है। और एक और साथ में दीपक जला लीजिए जो आपके कुल देवी देवताओं का होगा, क्योंकि एटलीस्ट रक्षा आपकी वही करेंगे। उसी में वो सामर्थ्य है कि वो आपकी रक्षा कर सकें, वही आपकी सुने, या फिर आपकी इष्ट देवी में सामर्थ्य है। इष्ट देवी हमारे इस जन्म के माई बाप होते हैं, मतलब जैसे हमारे माता पिता बच्चे बच्चे की सहायता करते हैं, इसी प्रकार जो हमारे इष्ट देवी देवता है ना, हमारे इस जन्म के माई बाप है, मतलब माता पिता की तरह हमारी सहायता करते हैं, या वो आपकी हेल्प करेंगे। इष्ट देवी देवता या कुल देवी देवता, तो इनके निमित्त आप जो कर सकते हो, जैसे इष्ट देवी देवता का मंत्र का जाप कर सकते हैं, कुल देवी देवताओं का दीपक जला सकते हैं। आपने कांतारा पिक्चर देखी होगी साउथ की, उसमें दिखाया गया है कि अंत में उनकी जो हेल्प करते हैं वो उनके
कुल देवता ही करते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा हाँ, रहे हैं सुन आप। पा रहे हैं मैडम। जी, जी मैम, आपको सुन समझ पा में रहे आ हैं। रहा है? जी, आ हाँ रहा है जी, आ समझ रहे में। हैं। चलिए, हम यहाँ पर ग्रहों की दिशा एक बार देख लेते हैं। सूर्य की दिशा जो है पूर्व है, शुक्र की दिशा जो है आग्नेय कोण है, और गुरु की दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। बुध उत्तर दिशा का स्वामी है, मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है, चंद्रमा उत्तर और पश्चिम के मध्य जो वायव्य कोण है उसका स्वामी है, और राहु केतु को दक्षिण और पश्चिम कहा गया है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, हम अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो जैसे लाल किताब में आजकल बहुत लाल किताब पढ़ रहे हैं और न्यूमरोलॉजी बहुत पढ़ रहे हैं लोग, बल्कि इन सब की जो आधुनिकतम विद्या विधाएं हैं ना, उनमें मुझे टैरो कुछ ठीक लगता है। हालांकि टैरो भी विस्तार में नहीं बताएगा आपको, लेकिन टैरो अगर आप जी किसी अच्छे उसके पास गए हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, सॉरी अच्छे टैरो रीडर के पास, तो अगर उसकी आत्मा शुद्ध है तो वो आपको क्या कहेंगे कि मैसेज अच्छा दे देगा, आपको मैसेज दे देगा, या आपको उसके बारे में जो भी जितना वो उस टैरो विधा की सामर्थ्य है वो उतना बता देगा। तो वो मुझे फिर भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा, वो तो बहुत लिमिटेड बताता है। ठीक है, और जो लाल किताब है, या तो आप फिर लाल किताब को ही फॉलो करें, क्योंकि जो हमारा वैदिक साइंस है उससे ज्यादा डेवलप साइंस कोई है ही नहीं। तो आप अगर उसी को फॉलो करके चलेंगे ना, तो आप ये कहते हैं कि आगे चल के कभी गड्ढे में नहीं गिरेंगे, ना ही आप किसी को गिराएंगे। तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी उस दिन बताया था, जैसे हम अपनी कुंडली को देखते हैं तो कुंडली में एक कुंडली को देख के हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ वास्तु गड़बड़ है और इसको ठीक किया जाए। जैसे हमने कुंडली रखी, द्वितीय भाव में कहीं राहु केतु या अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो यानी द्वितीय भाव हो गया वही क्या नाम जी, ईशान कोण। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमने पूर्व, आपने देखा ना, इस इधर द्वितीय भाव में अगर हम द्वितीय भाव वाला स्थान देखें तो वो ईशान कोण हो गया। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ? हेलो। जी। नहीं, समझ में हाँ जी नहीं मैम। आया कि द्वितीय भाव में कैसे हुआ। देखिए, मानो आपने अपनी कुंडली अपनी सामने रखी, ठीक है, किसी की भी यहाँ पे कुंडली लागू सामने रखी, और होगा। उसमें द्वितीय भाव में राहु बैठा है, सूर्य को पीड़ित किए हुए या बुध इत्यादि को पीड़ित किए हुए। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दिशाओं को। दिशाओं में पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य, ईशान कोण का स्वामी कौन है? गुरु। तो अगर हम इस चक्र को कुंडली माने तो ये ईशान कोण में नहीं हो गया द्वितीय भाव हमारा? हाँ। ठीक है, तो समझ लीजिए वहां पर सूर्य और बुध पीड़ित है, तो ईशान कोण में कहीं ना कोई कूड़ा कचरा रखा हुआ है घर पर, इसलिए उसको हटाओ। मतलब वास्तु इस तरह से काम करता है। वास्तु आपकी जन्म पत्री देख के बताएगा, या वो आपके घर को देखेगा फिर वो आपको बताएगा ऐसे कर लो। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा घर जो है ना, क्या कहते हैं, जो है ऊंचा बना हुआ है, और अगल बगल के जो घर हैं वो नीचे बने हुए हैं, यानी हमारी बिल्डिंग ऊपर उठी हुई है और अगल बगल के जो घर हैं वो नीचे को हैं। तो क्या होगा, उस घर की आमने सामने की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो तो नीचे को बने हुए हैं और हमारा तो ऊपर उठा हुआ है। बेशक हमने ऊपर उठा रखा हो, लेकिन हमारे घर का भला भी जब ही होगा जब आमने सामने और दाएं बाएं के घर भी संपन्न होंगे। ये एक प्रकार का वास्तु है, और ये इस प्रकार का पराशर अगर हम पढ़ते हैं तो पराशर विद्या उसमें मैं तो इसका आज वर्णन उल्टा मिलता आस है। पास तो सब नहीं पूछे हैं। जी, कृपया आप अपना माइक बंद रखें, इसने माइक खोला हुआ है। चलिए, ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, क्योंकि विषय को हमें चाहिए कि जहां हम पढ़ते जा रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो। तो हम किसी की जन्मपत्री देखकर ही वास्तु को समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये गड़बड़ चल रही है, इन्होंने ईशान कोण में कूड़ा कचरा रख रखा है या कोई लिंटर है। उस खासकर ईशान कोण को तो वैसे भी साफ रखो, चाहे वो वहां पर लिंटर पर कोई सामान ना हो, या वहां लिंटर नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी नकारात्मक चीज नहीं होनी चाहिए, वहां मंदिर बनाना चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए, और हो सके तो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। और सकारात्मक बनाओ उसको। देखिए आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही हट जाएंगी। कुंडली को देख करके हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, अपने संबंधियों को देख सकते हैं, अपने जो है वास्तु को देख सकते हैं, और बहुत सारी चीजों के बारे में हमें वैदिक साइंस अपने आप में इतनी डेवलप साइंस है कि वो आपको आपको प्रारब्ध
वर्तमान और भविष्य तीनों को सामने रख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बताया है कि सूर्य चंद्र गुरु सात्विक ग्रह हैं। सूर्य जिसका अच्छा हो, चंद्रमा जिसका अच्छा हो, गुरु जिसका अच्छा हो, क्या कहने। सूर्य अच्छा होता है तो वो व्यक्ति तो अपने आप में बहुत योग्य होता है, और मैंने बताया था आकर्षण होता है, बहुत जल्दी उसका सोशल सर्किट बन जाता है, और उसमें एक सम्मोहन होता है, व्यक्ति अपनी अपनी तरफ खींचता है। दूसरा, चंद्रमा आभा होती है उसके चेहरे पे, एक चमकदार सी आभा होती है सौंदर्य का, मतलब उसको ये समझ लो वो पूरे, अगर वो बच्चा चंद्रमा प्रधान है तो पूरे स्कूल में विख्यात होगा कि भाई वो सुंदर है। होते हैं ना कोई कोई बच्चे, वो नाम चाहे किसी को ना पता, अरे वो जो सुंदर सी लड़की थी 11वीं क्लास में, क्या नाम था उसका, क्योंकि वो पूरे इंटर तक के स्कूल में वो विख्यात है क्योंकि उसके चेहरे पे चंद्रमा की सी आभा थी। गुरु प्रधान व्यक्ति ज्ञानी, ज्ञान की क्या बात कहनी कि उसे ज्ञान इतना मिल जाता है कि वो गुरु प्रधान व्यक्ति खुद की तो झोली भरी रहती है, और वो जो उसके पास आ गया मांगने के लिए, कहते हैं ना गुरु को अर्जुन, वो द्रोणाचार्य को अर्जुन मिल गए, वो उसकी सामने वाले की झोली भी पूरी भर देता है। गुरु प्रधान व्यक्ति में इतनी ताकत होती है। सात्विक है। राजसिक, राजसिक कौन से हैं? शुक्र और बुध। ये लग्जरी लाइफ को दिखाते हैं, ये सांसारिक चीजों का भी भोग करना चाहते हैं, मतलब सात्विक तो है ये, मतलब ये राजसिक है। इसमें जो है ये राजाओं की भांति जीना चाहते हैं। राजसी गुण होते हैं, लग्जरी लाइफ को दर्शाता है, सुख को दर्शाता है, ऐशो आराम को दर्शाता है। तामसी प्रवृत्ति के मंगल और शनि है। मंगलवार प्रधान व्यक्ति मांसाहारी हो सकता है, मंगल प्रधान व्यक्ति हिंसक हो सकता है, शनि प्रधान व्यक्ति कुछ उल्टी सीधी हरकतें जैसे कि ज्यादा सोना, आलस्य फरमाना। और वैसे तो अगर केतु भी ऐसा हो, अशुभ अवस्था में हो, या राहु इत्यादि, हालांकि इनका वर्णन तो जो है पराशर होरा शास्त्र में इतना नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर राहु केतु, क्योंकि वो छाया ग्रह तो हैं ही, और वो जिनके साथ बैठते हैं वैसा फल करते हैं, मानो शनि के साथ बैठ गए, मंगल के साथ बैठ गए, तो इनकी उग्रता को और अधिक बढ़ा देंगे। हमारी मीटिंग किसी भी समय पूर्ण हो सकती है, समय लगभग होने जा रहा है। ये उस दिन हम पढ़ा दिए थे, नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री और पंचदा मैत्री। ठीक है, ये जब हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे ना तो हम सीखेंगे। जैसे मैंने देखा है, सप्तम का स्वामी तीसरे घर में पहुंच गया, लेकिन हाँ, या तीसरे घर में कोई प्लेनेट बैठा है और हम उसको 3 घर आगे 3 घर पीछे, जैसे उस दिन मोनिका जी ने समझाया था, तो वो जब हम एनालाइज करते हैं तो उस क्रम में हमें इन मैत्री संबंधों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि उस दिन मैंने बताया था ना कि हमें जैसे एक पौराणिक कथा सुना दी गई और वहां हमें बता दिया गया चंद्रमा बृहस्पति की शत्रुता है। ठीक है, उस घटना के अनुसार हो सकती है, लेकिन हमें पंचदा मैत्री, जो नैसर्गिक मैत्री है और जो तात्कालिक मैत्री है, उस पर भी विचार करके, और ग्रहों की दृष्टियां इत्यादि देख करके, और गोचर इत्यादि को देख करके, नवमांश को देख करके, बहुत सारी चीजों को देख करके, ग्रह बलादि बलादि को देख करके, अष्टक वर्ग देख करके, इन सब मतलब और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, इन सबको देख करके तब हम संपूर्ण और सटीक फलादेश करने में समर्थ हो पाते हैं। ये कोई इतनी सरलता वाला मार्ग नहीं है, इसको बहुत अध्ययन के बाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसको तात्कालिक मित्र, तात्कालिक शत्रु को आप देख सकते हैं, इस कुंडली के माध्यम से दर्शाया गया है। अब ये तो कह रहे आप किताब में से पढ़िएगा, फिलहाल ये हो चुका है हमारा। नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामी याद कर लीजिएगा। यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। राशियों की भी संज्ञा होती है, कोई क्रूर संज्ञक है। ठीक है, कोई अक्रूर है। ठीक है, कोई पुरुष संज्ञक है, कोई स्त्री संज्ञक है। और ये मैंने उस दिन भी पढ़ाया था ना, वात की कफ और पित्त प्रकृति युक्त जैसे कुंभ राशि है, तो उसमें तीनों वात पित्त कफ, तीनों से संबंधित रोग मिलेंगे, या तीनों से संबंधित रोग होने की संभावना है। तीनों प्रकार की प्रकृति से रिलेटेड वो दवाई ले सकता है। ठीक है, उसपे जैसे कहते हैं ना, गोलियां भी वो खा सकता है, मेडिसिन अंग्रेजी भी खा सकता है, वो होम्योपैथिक भी खा सकता है, और वो आयुर्वेदिक भी खा सकता है। पर ये देखना होगा कि कौन सी प्रकृति उस समय ज्यादा पीड़ित कर रही है। मानो जुकाम हो गया तो वो जो है कफ प्रकृति हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें देख करके उस हिसाब से उसका इलाज करना होता है, ऐसा आयुर्वेद में भी देखते हैं। चलिए, तो अब समय लगभग हो चला है। रमा मैम, क्या आप हमारी कक्षा में हैं? हेलो, क्या आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं?
कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए, जी मैम। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी धन्यवाद। सभी अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाते हैं। ऋचा जी, स्वागत है आपका, आप आए हमारी कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत। आप हमारी कक्षा में आ रहे हैं। आपने विचार आप व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं। आप में से कोई नया जुड़ा हो तो अपना परिचय दे सकता है। आर्या तिवारी, क्या आप पहले जुड़े थे? हेलो। नहीं महोदया, ये मेरी प्रथम कक्षा है। जी, आप कहाँ से जुड़े हमसे? जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ज्योतिष में एमए कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो ये आईफोन के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? जी धन्यवाद। ये आईफोन के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? आप अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे महोदय। आईफोन। जी जय हिंद, जय हिंद। एक्सक्यूज मी।